सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंसर्स के बारे में। सो टेंसर्स टेंसर्स एक्चुअल में आपका वेक्टर्स का जनरलाइजेशन है। बट या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर्स जो है आपके एक स्पेशल टाइप के टेंसर्स है। ठीक है, स्केलर्स को भी हम टेंसर कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में आपके वेक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल वेक्टर स्पेस के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है कि ये फॉलो होने चाहिए, तभी ये आपका वेक्टर स्पेस होगा। ओके, सो फिजिक्स के अकॉर्डिंग, हम अगर फिजिक्स के यूज के अकॉर्डिंग देखें तो हम टेंसर्स को वेक्टर्स का जनरलाइजेशन कह सकते हैं कि हमने अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस के बारे में बात करनी है, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो एक से ज़्यादा डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रही है, तो हम खाली वेक्टर्स से उसे डिनोट करना है, उससे डील करने के लिए खाली वेक्टर्स से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें टेंसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो जैसे आपकी क्वांटिटीज है, स्ट्रेस है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो ऐसी क्वांटिटीज के लिए हमें आपके एक से ज्यादा डायरेक्शंस की डिपेंडेंट है इन पे। जैसे अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ आपका J equals to sigma E. Okay, so here J is nothing but the current density and E is the electric field. Now अगर आपका जो मीडियम है वो आइसोट्रोपिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सिग्मा, वो एक वो हर एक डायरेक्शन में सेम ही होगी, वो एज ए स्केलर ही बिहेव कर रही है होगी, वो एक स्केलर ही होगी। ओके, लेकिन अगर आपका मीडियम एनाइसोट्रोपिक है, ठीक है, अगर आपका मीडियम एनाइसोट्रोपिक है मतलब आपका जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना फ्लो होके डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा हो। ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना फ्लो होके वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा हो, तो उस केस में आपका क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी ये एज ए स्केलर नहीं, बल्कि ये आपका दो क्वांटिटीज की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद ये आपकी करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, उसके बाद इसके अलावा आपकी दो डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, पहले तो ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, स्केलर था, लेकिन अगर मीडियम आपका अनाइसोट्रोपिक हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये आपका दो डायरेक्शंस पे डिपेंड हो गया। अब अगर एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता, एक ही डायरेक्शन होती ओनली इसकी, तो हम इसे वेक्टर कह सकते थे, लेकिन एक से ज्यादा डायरेक्शन है यहाँ पे, तो मतलब ये वेक्टर नहीं है। तो इससे डील करने के लिए हमें टेंसर एनालिसिस की, टेंसर अलजेब्रा की जरूरत है ना, तो टेंसर्स की स्टडी की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो चीजों की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरा ये आपका कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि करंट फ्लो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि ये यहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे टेंसर हो गया अब। ठीक है, तो इस केस में जब आपका मीडियम एनाइसोट्रोपिक होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मोर देन
टू और मोर देन टू डायरेक्शंस। ओके, सो इट मीन्स वहां पे हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमें लिखने होंगे, और ये जो सिग्मा है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स लिखें, तो हमें इसके अलग अलग कंपोनेंट इस तरह से लिखने पड़ेंगे। ये मैं लिख रहा हूं इसके कंपोनेंट्स। ओके, अब आप एक चीज इसमें देख सकते हो कि मैंने सिग्मा के नीचे दो इंडिसेस लिखी है। ठीक है, अब इसके जो जे था उसके डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, एक्स वाई और जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट हुए, जे के भी तीन कंपोनेंट हुए, लेकिन सिग्मा के आपके 9 कंपोनेंट्स बने, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, 9 डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बने। ओके, जो कि दोनों के डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और करंट डेंसिटी की भी। ओके, सो अगर हम इसे आपका ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है, इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इस टाइप की एक मैट्रिक्स लिख दें और यहां पे भी एक मैट्रिक्स लिख दें, ओके, यहां पे देखो फर्स्ट इंडिसेस में दोनों के डायरेक्शंस। ओके, आफ्टर दैट यहां पे एक्स वाई, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट इससे प्रोडक्ट होगा जब हम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को, है ना। आफ्टर दैट आपका ये वाला कंपोनेंट जेड से होगा, तो मतलब एक्स जेड। आफ्टर दैट यहाँ पे वाई, है ना, सेकंड रो में वाई 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 की कंपोनेंट्स है सब, तो फर्स्ट इंडिसीज तो वाई होगी। अब देखो इसमें जो पहली इंडिसीज है, जो फर्स्ट इंडिसीज है, जो फर्स्ट इंडिसीज है वो इसकी डायरेक्शन शो कर रही है ना, और जो सेकंड इंडिसीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ना। आप देखो इसमें जेड ऑफ वाई है, इसकी जो इंडिसीज है वही इसकी फर्स्ट इंडिसीज बनेगी, है ना, इसकी फर्स्ट इंडिसीज वाई रहेगी, इसकी फर्स्ट इंडिसीज जेड रहेगी। आफ्टर दैट सेकंड इंडिसीज डिपेंड करेगी इसकी इंडिसीज पे, है ना, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, क्योंकि एक्स वाई और जेड में प्रोडक्ट होगा, एक्स वाई और जेड। ओके, इस तरह से ये सेट ऑफ इक्वेशंस हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब ये सेट ऑफ इक्वेशंस जो है ये क्यों बना, क्योंकि आपके ये मोर देन टू और मोर देन टू डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे तो खाली टू ही डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा भी कर सकता है, अगर और ज्यादा कोई और वेक्टर हो, कोई और क्वांटिटी हो, कोई और टेंसर हो जो मोर देन टू डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा हो, तो उसके लिए इससे बड़ी मैट्रिक्स फॉर्म हो सकती है। ओके, ओके, सो सो बेसिकली बात यह है कि आपके स्केलर्स, वेक्टर्स, ये दोनों भी टेंसर्स ही है। ओके, सो टेंसर्स हम रैंक से शो करेंगे, स्केलर जो है वो रैंक 0 के टेंसर्स है। ओके, वेक्टर्स जो है वो रैंक 1 के वेक्टर है, वो टेंसर है। ओके, और जो उससे ज्यादा है वो मोर देन 1 के, यानी कि 2 के टेंसर्स है।
जिन्हें हम बेसिकली टेंसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम टेंसर्स नहीं बोलते हैं, बट ये भी टेंसर्स ही है। रैंक 0 तो मीन्स रैंक आपको एक्चुअल में अगर हम देखें तो रैंक एक तरह से डायरेक्शन, एक तरह से कितनी डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कितनी डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट है इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। आप देखो स्केलर क्या है, स्केलर आपका एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, खत्म, ठीक है, इसलिए रैंक 0। अच्छा, रैंक 1 है मतलब एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, मोर देन वन डायरेक्शन, टू और मोर देन डायरेक्शन, जिन्हें हम टेंसर बोलते हैं, टेंसर तो सबके सब है बस, बट हम बोलते हैं उन्हें हैं जो आपके दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, जिनके साथ दो या दो डायरेक्शन एसोसिएटेड हो, ठीक है, उन्हें हम टेंसर्स बोलते हैं। बट एक्चुअल में स्केलर्स वेक्टर्स ये दोनों भी टेंसर्स ही है, रैंक 0 और 1 के, ठीक है। रैंक क्या शो कर रहा है, एक तरह से डायरेक्शन कि कितने डायरेक्शन एसोसिएटेड है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देख रहे हो रैंक एक तो कितनी डायरेक्शंस एसोसिएटेड है इस चीज को बता रहा है, दूसरा आपकी जो अच्छा मैट्रिक्स, अब ये तीनों चीजें क्या है ये तो समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स को टेंसर बोल ले, नहीं, मैट्रिक्स को हम टेंसर नहीं बोल सकते। मैट्रिक्स एक्चुअल में एक टूल है जिससे हम टेंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स आपका मैथमेटिक्स का एक अलग टूल है जिससे हम टेंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स आपका सेट ऑफ इक्वेशन सोल्व करने में काम आता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशंस आपकी एक्चुअल में टेंसर्स हो, है ना। कोई आपकी जनरल इक्वेशन है, कोई लाइंस की इक्वेशंस है, कोई सेट ऑफ लाइंस है उसकी इक्वेशंस है, उनका सॉल्यूशन के लिए भी हम मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो टेंसर नहीं है। मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम टेंसर, बट मैट्रिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेंसर्स, ओके। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो टेंसर आपका सेम ही रहेगा, बट उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपके वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं टेंसर चेंज हो गया, बट मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगी, ओके। तो मैट्रिक्स इज डिफरेंट, मैट्रिक्स इज यूज टू शो, टू रिप्रेजेंट टेंसर्स, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए टेंसर्स को यूज होती है मैट्रिक्स, ओके। अच्छा, अब मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें आप देखो अगर हमें कोई किसी स्केलर को लिखना है, किसी स्केलर को लिखना है 0, मतलब मैट्रिक्स ही नहीं चाहिए, सिंगल क्वांटिटी होगी, 5 3 2 4 5 7 कुछ भी, ठीक है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अच्छा, आफ्टर दैट आंसर 1, 1 मतलब एक रो या एक कॉलम, काम खत्म, ठीक है। मतलब जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी उसमें उसे या तो एक रो से शो कर दो या एक कॉलम से शो कर दो, ठीक है। इस तरह से आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है। अब मैट्रिक्स एक और एक मैट्रिक्स एक रो या एक कॉलम की जरूर बनेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपके कंपोनेंट्स जो है वो एक दो हो या एक दो तीन हो, ऐसा कुछ नहीं है, एन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में एन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, आगे भी जितने भी ए बी सी डी जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, उसमें कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे आपका मल्टी डायमेंशनल ये होती है आपकी एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, तो मतलब उसमें आपके एन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वेक्टर जो है वो आपका कोई एक ए वेक्टर है तो वो आपका एक्स खाली आपका वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बस यही होगा आपका। ये सिर्फ आपके ये तब है जब आपका 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला हो, जिसमें आपके एक्स वाई जेड तीन ही आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, आप मोर देन 3 डायमेंशन की बात करो तो आप और भी ज्यादा ले सकते हो। तो कितने डायमेंशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 डायमेंशन है तो एक्स वाई काफी है ना। 1 डायमेंशन है तो वो 1 काफी है। तो डायमेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन, ठीक है। डायमेंशन, अब आपका ये एक एरो है, ये किसी एक डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे, है ना, तो इसके डायमेंशन अलग अलग है ना। तो आपका ये जो ये एक रो या एक कॉलम में आप एन डायमेंशनल वेक्टर को शो कर सकते हो, ओके। सो डायमेंशन मतलब कितने कंपोनेंट्स है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सिस है उस चीज को शो कर रहा है, ओके। अब आपका रही बात टेंसर की, टेंसर में क्या है, अब टेंसर में आपकी डायरेक्शंस भी एक से ज्यादा है और वो
डायमेंशन भी उसमें एक से ज्यादा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें आपके एक्सिस भी 3 से ज्यादा हो सकते हैं। 2D में बात कर सकते हैं हम, 3D में बात कर सकते हैं, 4D में बात कर सकते हैं ना, ND में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपकी डायमेंशन होगी ND, जो कि ज्यादातर आपकी 3D होगी, ठीक है, या 2D होगी या 1D होगी। ठीक है, 4D तो आपकी जनरल रिलेटिविटी में होगी कहीं जाके। ठीक है, इससे ज्यादा मुश्किल ही कहीं है ना, किसी थ्योरी में यूज की गई है, बट एन डायमेंशन में हम टेंसर्स का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपकी अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम खाली, है ना, एक्स एक्सिस की बात हो रही है खाली, तो आपका सीधी सी बात है, आपका एक ही एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट, बात खत्म। 2D मतलब दो, ठीक है, दो आएंगे। 3D मतलब तीन आएंगे, तीन कंपोनेंट हो गए, ए बी सी, है ना। 4D मतलब फोर कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये तो वेक्टर के लिए फोर कंपोनेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टेंसर की, तो टेंसर में कितने कंपोनेंट हो गए? तो टेंसर में कंपोनेंट होंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर आप थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हो, थ्री डायमेंशन की, हमने थ्री डायमेंशन की बात की, तो आपका अगर स्केलर है तो रैंक 0 है उसकी, तो मतलब एक ही क्वांटिटी आएगी। अच्छा, अगर आपका वेक्टर है तो मतलब रैंक 1 है उसकी, तो मतलब तीन तीन उसके कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, अब अगर आपका टेंसर है, टेंसर ये भी है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, टेंसर ये भी है, डिफरेंट रैंक के टेंसर है। बेसिकली हम बोलते टेंसर उन्हें हैं ज्यादातर जो आपके मोर देन टू और मोर देन टू डायरेक्शंस के साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो अगर टू के साथ एसोसिएटेड है तो मतलब 9 कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि हम इसमें देख भी सकते हैं। ये हमने आपको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बताया था, जिसमें आपकी देखो आप 9 कंपोनेंट्स है ना, तो यानी कि 3 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप मोर देन 2 जाओगे, रैंक किसी टेंसर की, कोई टेंसर ऐसा हो जिसके साथ मोर देन 2 डायरेक्शन एसोसिएटेड हो, मतलब समझ लो 3 डायरेक्शन एसोसिएटेड है। ठीक है, 3 डायरेक्शंस आर एसोसिएटेड विद ए टेंसर, लेट्स सपोज। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, 27 आपके कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, अब 27 कंपोनेंट मतलब अब जो आपकी ये जो मैट्रिक्स बन रही थी, ये मैट्रिक्स 2D नहीं रहेगी, ये मैट्रिक्स भी 3D हो जाएगी। एक मैट्रिक्स बनेगी आपकी क्यूब की तरह की मैट्रिक्स, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए कि क्यूब मैट्रिक्स। और क्यूब मैट्रिक्स हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जेड एक्सिस पे भी लिखने पड़ेंगे नंबर्स, है ना, तब वो मैट्रिक्स होगी क्यूब की तरह की। ठीक है, तब वो मैट्रिक्स आपकी क्यूब की तरह की बनेगी। मैं क्यूब ये इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, बट इसमें आपके ये समझो कि 9 कंपोनेंट्स ये नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, ये 6 बने हुए से खाली 9 कंपोनेंट्स आपके नीचे की तरफ होंगे, है ना। इसमें आगे कुछ ऐसा नहीं है। ओके, तो इसमें आपके 9 कंपोनेंट्स, और ये नीचे नीचे आपके एक दो, एक दो, एक दो, ऐसे ऐसे आपके सबके नीचे आपके 3 कंपोनेंट, तो मतलब ये इस तरह से 27 कंपोनेंट होंगे उसके। ठीक है, तो मतलब बात ये है, आप इसे ये इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बट ये 27 कंपोनेंट्स होंगे, जैसे आपका आपने जैसे उसमें देखा है, जैसे आपका क्यूब शेप का जो आपका डाइस होता है, डाइस डाइस भी क्यूब शेप का ही है, तो उसी उसी शेप का एक तरह से शेप, वही उस तरह का आपको एक क्यूब शेप का आपको शेप्ड मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो वो आपका 2D मैट्रिक्स से नहीं होगा, उसके लिए 3D मैट्रिक्स चाहिए फिर। ठीक है, और उसमें 27 कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर शेप मैट्रिक्स से काम नहीं चलेगा फिर। ठीक है, ओके, और मोर देन हम 3 अगर बात करेंगे तो उसके लिए मोर देन 3 आएगी। ठीक है, तो ये कि कितनी डायरेक्शन से एसोसिएटेड है, ये इस चीज से है। ठीक है, अगर मोर देन
मोर देन 3 डायरेक्शन हुई, मोर देन 4 डायरेक्शन हुई, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी डायरेक्शन है, जितनी डायरेक्शन है, ठीक है, तो जितनी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये आएगा नंबर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ऊपर नंबर है ये कितनी डायरेक्शंस एसोसिएटेड है उसे शो कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस एसोसिएटेड, ठीक है, विद क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी है उसके साथ कितनी डायरेक्शंस एसोसिएटेड है इस चीज को शो करता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो नीचे क्वांटिटी है ये किसे शो कर रही है, ये शो कर रही है कि कितनी डायमेंशनल है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सिस है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सिस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर आप कहोगे कितने कंपोनेंट्स है, ठीक है। अगर हम खाली 2D में मोशन है, एक्स वाई दो ही कंपोनेंट है उसके, अगर मान लो दो ही कंपोनेंट है एक्स वाई, एक आपका, हम ऐसे कार्टेशियन सिस्टम में बात कर रहे हैं जिसमें दो ही कंपोनेंट है, बेसिकली हम जो ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं इसमें दो ही तो होते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, अब दो ही है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, अब 2 की पावर्स लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3, तो अब यहाँ पे देखो आपका 2 की पावर 2, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, उसमें सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स होंगे, है ना, तो जो टेंसर बनेगा 2 डायरेक्शन एसोसिएटेड उसमें सिर्फ 4 ही कंपोनेंट होंगे, और जो 3 डायरेक्शन मोर देन 2 डायरेक्शन यानी कि 3 डायरेक्शन एसोसिएटेड क्वांटिटी होगी कोई, तो उसमें 8 कंपोनेंट होंगे, है ना। तो ये सब चीज है उसके अकॉर्डिंग कि कितनी डायरेक्शन है, कितने डायमेंशन है, और कितने आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्या क्या है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम तब बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अब तक का समझ आया होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से जाएंगे, ओके, सो हम अगर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, ठीक है, अगर हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, एक प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो जब भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो हमें कुछ डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ती है ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने में। लेट सपोज कि हम अभी टू डी में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, हम 2D में बात कर रहे हैं, अगर हम 2D में बात करें तो हमारे पास दो ही एक्सिस होंगे, ठीक है, एक आपका, एक को लेट सपोज मैंने x1 ले लिया और एक को x2 ले लिया, या फिर मैं ये x है, ये हम सिंपल रखते हैं, हम xy रखते हैं, ठीक है, xy सिंपल, ठीक है। अब इसे xy को हम समझो कि इसे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जा रहे हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम, ओके। तो अब इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होंगे, है ना, कि उसका एक्स कंपोनेंट कितना चेंज हुआ, वाई कंपोनेंट कितना चेंज हुआ, जेड कंपोनेंट कितना चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे के एक्स वाई जेड कंपोनेंट चेंज होंगे। अब इसमें तो जेड तो है ही नहीं, तो एक्स वाई कंपोनेंट ही है ना। तो अगर मैं एक्स प्राइम की बात करूं तो एक्स प्राइम में जो, अगर मैं एक पॉइंट लगा दूं, अगर मैं एक यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दूं, ये एक पॉइंट लगा दिया मैंने, तो ये पॉइंट जो है आपका एक्स प्राइम में और एक्स में अलग अलग शो करेगा, ठीक है। अब आप समझो कि एक्स में अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई थे, अगर इसके एक्स, इस वाले में एक्स और वाई थे, इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, ये जो एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था
इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, ठीक है, मान लो 2 और 4 थे, ठीक है, कुछ भी थे, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस है ना। लेकिन जब ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला गया तो तब इसकी डिस्टेंस कहां से देखी जाएगी, तब इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से देखी जाएगी, ठीक है। तो तब इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये और ये जो है दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग। तो ये x कितना चेंज हुआ और y कितना चेंज हुआ, तो वो दोनों चीजें आपकी देखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम x प्राइम में देखें, x प्राइम में, तो वो उसका मान लो कि एक हमने डायरेक्शन कोसाइन लिखा, जो आपका डायरेक्शन कोसाइन, अगर यहां पे कोई एक पॉइंट है, इस x प्राइम वाले में कोई एक पॉइंट है x1, ठीक है, ये x1 y1 थे, तो x प्राइम 1, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो x1 y1 थे, लेकिन देखो ये पॉइंट सेम ही है, पॉइंट सेम ही है, लेकिन वो उस पॉइंट को अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो उस पॉइंट को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई बोल रहे हैं, x1 y1 सॉरी, ठीक है। और अगर हम इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें एक्स प्राइम और वाई प्राइम वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसमें उसे आपका एक्स प्राइम 1 और वाई प्राइम 1 बोल रहे हैं, ओके। तो अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के पॉइंट को एक दूसरे में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें ये एंगल चेंज करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना चेंज हुआ, है ना, कितना पॉइंट जो है कितना उधर गया, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पहले सिखाते हैं, फिर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं, उसमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स अलग ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग आपकी, अब यहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस यूज करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन जब हम यूज करेंगे x1 के साथ करेंगे, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा आपका जो x2 के साथ होगा, तो उससे आपका x प्राइम में पता चल जाएगा कि x प्राइम 1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब x1 की वैल्यू x प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगी, जो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या होगी। और अगर हम दूसरे जो आपका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट की बात करें अगर हम, सॉरी y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, प्राइम कोऑर्डिनेट प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो आपका क्या होगा, उसके लिए फिर डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होंगे, लेकिन उसके लिए आपके दूसरे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होंगे, है ना। तो ये आपका यहाँ पे x1 y1, सॉरी x1 y1, ओके। नाउ आपका y1 प्राइम, तो आपका यहाँ पे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चाहिए होंगे, लेट्स सपोज 2 1, और ये आपका x1 प्लस a22 y1, ओके। तो आप देख रहे हो कि इसमें इसमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है ये अलग अलग है ना, डायरेक्शन कोसाइंस अलग अलग है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही है ना, ओके ओके। सो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम आपकी, अगर ये हम प्लस को ऐसे प्लस करने की जगह अलग अलग कंपोनेंट्स हम इसे एक समेशन की फॉर्म में लिख दें, हम ऐसे लिख दें कि आपका, अब ये एक्स वाई की जगह में, अगर एक्स वाई की जगह में x1 x2 x3 इस तरह से ले लेता, एक्स वाई जेड की जगह में x1 x2 x3 ले लूं, अगर मैं 3 अलग अलग वैल्यूज ले लूं, है ना, 3 अलग अलग सिंबल्स लेने की जगह खाली एक ही सिंबल से उसके आपका इंडिसेस अलग अलग कर लूं, अलग अलग सिंबल बनाने के लिए, ओके। तो मैं फिर कह सकता हूं कि आपका
जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका एक आपका लोअर इंडिसेस के लिए हो गया, ठीक है। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ये जो x है, मान लो x 1 2 3 की जगह में एक्स वाई जेड की जगह, जेड होता तो जेड भी लिखते हैं ना, एक्स वाई जेड की जगह में एक्स आई लिख दूं, है ना, एक्स आई लिख दूं या वाई आई लिख दूं, जेड आई लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, एक ही वेरिएबल यूज कर लूं जिससे हम एक्स वाई जेड तीनों को शो कर दें, आई आई जे के चेंज करके, है ना। मेरा मतलब है कि मैं x1 को x मान ले रहा हूं, x2 जो है वो आपका y है और x3 वो आपका z होगा, अगर x3 होता तो, ठीक है, मतलब z होता तो, ठीक है। तो मैं और इन सबको मैं रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं xi से, ठीक है। i की वैल्यूज चेंज करते रहो, x1 x2 x3 आ जाएगा, 1 2 3। पहले हमने क्या किया, पहले एक्स वाई जेड को x1 x2 x3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब नंबर्स चेंज कर दिए इंडिसेस में, और आपका जो वेरिएबल था वो सेम रहने दिया। फिर आपका जो इंडिसेस थी उनमें नंबर्स चेंज करने की जगह सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर दिया, जिस वेरिएबल की वैल्यू उस वैल्यू से उस वैल्यू तक चेंज होगी, है ना। तो अब हमने ले लिया आपका, मान लो यहां पे हमने एक्स आई ले लिया, एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई जो है, अब वो अगर हम प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें तो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए प्राइम आएगा, है ना। अब इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन, समेशन सम तो हो ही रहा है टर्म्स का, एक टर्म दो टर्म इस तरह के सब टर्म्स सम हो रहे हैं, है ना। और सम होते वक्त आपका पहले आएगा, आपका सम में क्या, सम में पहले आएगा आपका, सम का पहला टर्म क्या होगा आपका, ये मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम सम में पहले क्या लिख दें, डायरेक्शन कोसाइंस लिख लें, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। फिर डायरेक्शन कोसाइन की इंडिसीज है ना, इंडिसीज है 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। 1 1 कब आया, जब आपका x1 के साथ था, है ना, और 1 2 कब आया, जब x1 के साथ था। तो मतलब फर्स्ट इंडिसीज तो आपकी प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम की है, फर्स्ट इंडिसीज आपकी क्या है, प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम की है, तो यहाँ आई है तो आई आएगा, है ना। आफ्टर दैट आपकी क्या है, सेकंड इंडिसीज जो है वो अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम की है, ठीक है। और और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है ना। आई और जे की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू भी 1 से 2 तक जाएगी और जे की वैल्यू भी 1 से 2 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दो ही कंपोनेंट है ना। तो आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 और 2 और जे की वैल्यू 1 और 2, ठीक है। अब ये कन्वेक्शन आपका, ये जो हमने लिया है, ये आपका ऊपर के दोनों इक्वेशंस के सेट को शो कर रहा है, इसे भी और इसे भी, ठीक है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपका x2 आएगा वहां पे y से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब आइंस्टीन ने इस, अभी हमने छोटा कर दिया इसे, वो जो सेट ऑफ इक्वेशंस था उसे छोटा कर दिया। अब आइंस्टीन ने इसे और छोटा कर दिया, ये जो समेशन था इस समेशन कन्वेंशन को हटा दिया, ठीक है। उसने उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि एक्स आई प्राइम ए आई जे एक्स जे, ठीक है, कि इसे हम इससे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो समेशन है ये अंडरस्टूड है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये मतलब हमें समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।